उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई, जो हम वाइंड अप कर चुके हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमारा एक नया चैप्टर है जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, विच इज इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन वन वेरिएबल रिलेटिव टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, या एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, इसको मालूम करने को इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन को देखें तो कहता है चेंज इन वन वेरिएबल रिलेटिव टू अ चेंज इन अनदर, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना अफेक्ट होगा, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। पहले हमने सिंपल इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने दो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, एक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए तो स्टूडेंट्स ये एक ही होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाने से पहले थोड़ा सा लास्ट लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक बताना चाहता हूं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के दरमियान इनवर्स रिलेशन को शो करता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब प्राइस चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स हमें ये डिस्क्राइब नहीं करता कि कितनी प्राइस चेंज होगी उससे डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो ये डिस्क्राइब नहीं करता। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस रेशो से चेंज आई है, कितनी चेंज आई है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो कांसेप्ट लिया जाता है, जो हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताएगा? द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितनी चेंज आती है। स्टूडेंट्स ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, लेकिन अब हमने क्या देखना है कि उनमें किस रेशो से चेंज आती है, किस रेट से चेंज आती है। उसके लिए जो हम इकोनॉमिक्स में कांसेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट फर्स्ट करें कि एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीस थी और कंज्यूमर जो है वो 100 यूनिट उसका परचेस कर रहा था। उसकी प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गई ना, तो कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड को कम करके 80 कर देता है। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि प्राइस में किस रेशो से इंक्रीजमेंट हुई है और डिमांड में किस रेशो से डिक्रीज हुई है डिमांड, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो इकोनॉमिक्स में जो कांसेप्ट पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम देखेंगे हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, हम इसको कंप्यूट करने के कितने मेथड्स हम वो डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के वैसे तो बेशुमार मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स को कंप्यूट करने के, लेकिन आपकी बुक के अंदर एक मेथड ही बयान किया गया है, उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे, व्हिच इज परसेंटेज मेथड। इस मेथड के मुताबिक स्टूडेंट्स हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो परसेंटेज मेथड्स में हमने फर्दर दो मेथड्स पढ़ने हैं। एक इसको हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है इनिशियल वैल्यू के साथ, जिसको हम इनिशियल वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक हमने इसको पढ़ना है स्टूडेंट्स मिड पॉइंट वैल्यू के साथ, मिड पॉइंट वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना आज सीखना है। तो मैंने आपको कहा कि आपकी बुक के अंदर जो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज हुआ है वो परसेंटेज मेथड है। हमने जो चेंजेस देखनी है वो परसेंटेज में देखनी है। इसको फर्दर दो हिस्सों में हमने पढ़ना है, एक हमने स्टूडेंट्स को इनिशियल वैल्यू के साथ पढ़ना है और एक हमने इसको मिड पॉइंट वैल्यू के साथ स्टूडेंट्स डिस्कस करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनिशियल वैल्यू के साथ और मिड पॉइंट वैल्यू के साथ। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्यूट करना है, तो हम उसके पहले मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हमने इनिशियल वैल्यू मेथड का नाम दिया है। तो हम देखते हैं कि इस मेथड के मुताबिक हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स मेरे साथ उसको देखना है, कैलकुलेट करना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले देख लेंगे जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है जी परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, हमने जो चेंज है वो किस में देखनी है? परसेंटेज में, क्योंकि हमारे मेथड का नाम परसेंटेज है। ठीक है, और चेंज किसमें देख रहे हैं? डिमांड में, और किसके बिहाफ पर हमने ये चेंज देखनी है? प्राइस के। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फार्मूला होता है
जो हम स्टूडेंट्स यहां पे यूज करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी यानी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब स्टूडेंट्स अगर देखें तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं ना, एक हमने इसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी और एक हमने यहां पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हमारे पास इस दोनों वैल्यूज मालूम हो जाए तो हम इन दोनों वैल्यूज को इसको फार्मूले में पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला फर्दर होता है चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय क्यू और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसमें देखें तो ऊपर क्या है जी चेंज इन क्यूडी यानी चेंज इन डिमांड, जो डिमांड में चेंज आ रही है वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या है क्यू। अब ये जो नीचे क्यू है ना स्टूडेंट्स, ये क्यू इनिशियल क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहा है, ये याद रखना आपने, ये भूलना नहीं है। यही इस मेथड में स्टूडेंट्स दूसरे मेथड से चेंज शो करेगा। तो ऊपर आ रहा है चेंज इन डिमांड, ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और नीचे जो क्यू की वैल्यू आएगी यानी डिमांड की हमने वैल्यू लेनी है कौन सी लेनी है इनिशियल वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू होगी। इसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन प्राइस, ठीक है, और डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर भी चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में चेंजेस आ रहे वो ले लेंगे, और पी क्या होगा यहां पे भी कौन सी प्राइस लेनी है हमने इनिशियल प्राइस जो कि चेंज होने से पहले वाली प्राइस होगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम खुद से एक टेबल ले लेते हैं और उस टेबल में से वैल्यूज निकालकर मैं आपको ये मेथड कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो कॉलम हो गए, प्राइस है हमारे पास, डिमांड है जो कि क्वांटिटी से जिसको हम शो करते हैं, हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस करता हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीस थी तो कंज्यूमर उसके 100 यूनिट्स परचेज कर रहा था, ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जो ही उसकी प्राइस बढ़ जाती है, फर्स्ट करें तो 12 रुपीस होगी, तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दिया और पहले जो 100 यूनिट्स खरीद रहा था वो 80 यूनिट्स पे चला गया। अब स्टूडेंट्स हम इस टेबल में से ये दो चीजें पहले कैलकुलेट करेंगे। एक हमने कैलकुलेट करना है इसमें परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, क्या फार्मूला मैंने बताया आपको चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स में पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं चेंज इन क्यूडी। अगर आप इस टेबल में देखें स्टूडेंट्स पहली डिमांड कितनी थी 100, अब कितनी हुई 80, तो बताएं कितने की चेंज है स्टूडेंट्स 20 की, लेकिन कौन सा 20 -20, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई वैल्यूज डिक्रीज होती है स्टूडेंट्स तो उसमें हमेशा नेगेटिव चेंज आती है। तो चेंज आपने कैसे निकालना है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो हमने लेना, वो चेंज को शो करेगा। डिवाइड किस पे करना है क्यू पे, तो क्यू के अंदर मैंने वो क्या किया कि क्यू की यहां पे दो वैल्यूज है ना, एक 100 है और एक 80 है, तो हमने कौन सा क्यू लेना होता है, मेथड कौन सा स्टूडेंट्स इनिशियल वैल्यू, तो आपने क्यू कौन सा लेना है इनिशियल क्वांटिटी यानी पहले वाला, ये जो पहले वाला क्यू है ये आपके पास इनिशियल क्वांटिटी होगा। तो अगर इसमें मैं 100 पुट करता हूं मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए, तो 100 से कैंसिल हो गया, -20% इज द आंसर ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इसका मतलब डिमांड में जो चेंज आ रही है नेगेटिव 20% है। अब हम कैलकुलेट करते हैं दूसरी चीज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट्स फार्मूला है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको याद हो जाना चाहिए चेंज प्राइस, स्टूडेंट्स प्राइस में चेंज कितनी आ रही है, इन दोनों में चेंज देखते हैं, पहले प्राइस 10 थी अब कितनी है 12, तो दोनों में कितने की चेंज आई 2 की, ठीक है। और नीचे प्राइस हमने कौन सी लेनी है मेथड के मुताबिक, मेथड कौन सा है इनिशियल वैल्यू वाला, तो इनिशियल प्राइस लेंगे जो पहले वाली है, तो पहले वाली प्राइस कौन सी है हमारे पास 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इट इज आल्सो 20%, ठीक है। अब हम अपने मेन फार्मूले में पुट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी
डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमारे पास आंसर पहले ही परसेंटेज में है, अगर हम परसेंटेज नहीं भी लिखना चाहते तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। 20 से कैंसिल हो गया, -1 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन जो है वो प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशन को शो करता है, तो माइनस साइन हमेशा हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि दोनों में इनवर्स रिलेशन, तो नेगेटिव साइन हमेशा आपने इग्नोर करना है। जो ही आप नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है प्राइस एंड डिमांड चेंज विद द सेम रेशियो, यानी कि हमें आंसर क्या शो कर रहा है कि जिस रेशियो से प्राइस में चेंज हुआ है उसी रेशियो से डिमांड में चेंज हुआ, तो हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो जितनी चेंज प्राइस में आई जिस रेशियो से उतनी चेंज डिमांड में आई, तो आंसर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमने परसेंटेज का पहला मेथड पढ़ लिया, इनिशियल वैल्यू मेथड। स्टूडेंट्स अब हम इसके सेकंड मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है मिड पॉइंट मेथड। अब इसके लिए भी हमें फार्मूला देखना है सबसे पहले। तो फार्मूला स्टूडेंट सेम होगा जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कर रहे हैं, सेम फार्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्यूटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि फार्मूला स्टूडेंट्स इसलिए सेम है कि हम अभी भी चेंजेस परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको फर्दर उसका मेथड चेंज किया सिर्फ हमने, ठीक है। पहले हमने इनिशियल वैल्यू लगा के किया, तो अब हम मिड पॉइंट के साथ करते हैं। और याद रखना स्टूडेंट्स, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर हम चेंजेस परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं तो दोनों मेथड्स में से जो बेस्ट मेथड है वो मिड पॉइंट मेथड है, ये आपने याद रखना है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आपने ध्यान से देखना है। इसमें स्टूडेंट्स फिर वही दोनों चीजें आ गई हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्यूटी, फार्मूला क्या है, चेंज इन क्यूटी अभी हमने पढ़ा है, डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स यहां पे चेंज क्या आएगी, ऊपर क्या शो कर रहा है, चेंज इन क्यूटी एंड चेंज इन डिमांड, नीचे क्या शो कर रहा है, क्यू। अब लास्ट मेथड के अंदर हमने क्यू को रिप्रेजेंट किया था इनिशियल वैल्यू मेथड, ठीक है, क्योंकि वो मेथड इनिशियल वैल्यू था। लेकिन यहां पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू नहीं होगी, यहां पे क्यू की वैल्यू क्या शो करेगी, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, ये याद रखना आपने, मिड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिमांड, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यहां पे इनिशियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस इट इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय p मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स प्राइस पे कितनी चेंज आई वो आ जाएगा। अब यहां पे p क्या शो करेगा, अब इनिशियल को नहीं शो करेगा, अब मेथड कौन सा पढ़े, मिड। तो p यहां पे जो हमें प्राइस लेनी है ये मिड वैल्यू लेनी है हमने, मिड वैल्यू ऑफ प्राइस। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना, ठीक है, यही इसमें चेंज है। अब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए फिर हम एक टेबल ले लेते हैं, चलें मैं वैल्यूज वही ले लेता हूं, ठीक है। चल जब प्राइस 10 थी तो कंज्यूमर 100 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, प्राइस इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर ने 80 क्वांटिटी कर दी, तो डिक्रीज कर दी डिमांड को। अब इस टेबल में से स्टूडेंट्स हम ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्यूटी, फार्मूला क्या है, चेंज इन क्यूटी डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू अगर पुट करें तो डेल्टा क्यूटी चेंज इन क्यूटी, क्यूटी में कितने का फर्क है, अभी मैंने आपको बताया 100 और 20 में कितने का डिफरेंस है, -20 का। अभी मैंने आपको बताया कि जब डिक्रीज होगा तो नेगेटिव चेंज आएगी, ठीक है। नीचे क्यू, अब क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड वैल्यू ऑफ क्यूटी। स्टूडेंट्स मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 और 80 का मिड आपने निकाला, तो 100 और 80 का मिड आपके पास क्या है, 90। तो यहां पे आपके पास आ गया 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे मिड नहीं देखना चाहते तो मिड आप कैसे निकालते हैं, किसी भी दो वैल्यूज का मिड कैसे निकालेंगे, कि आप उन दोनों को ऐड करें और 2 पे क्या कर दें, डिवाइड। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 100 और 80 कितना हो गया, 180। तो 180 को 2 पे डिवाइड करें 90, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आ गया -22.2%। आप इसको कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। अब हमने निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा p और p मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस में कितने की चेंज है स्टूडेंट्स,
10 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। डिवाइड बाय मेथड कौन सा है? मिड पॉइंट मेथड। तो इन दोनों का मिड अगर हम देखें तो इन दोनों के मिड में क्या आ रही है वैल्यू? 11। अगर आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या कहा है कि आप मिड कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स प्लस करें, 10 और 12 22। तो 22 को मिड निकालने के लिए 2 पे क्या कर देंगे? डिवाइड, तो 11 आएगा। तो 2 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100, स्टूडेंट्स ये आ गया 18.1%। आपने इसको कैलकुलेट करना है, मैंने इसको कैलकुलेट करके यहां पे लिख दिया, आप इसको कैलकुलेटर पे जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करते हैं और उसके फार्मूला था परसेंटेज डेल्टा क्यूटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। अगर इसमें वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स तो -22.2 ऑलरेडी परसेंटेज में है, 18.1 ये भी परसेंटेज में है। डायरेक्ट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.2 -1.2। अब यहां पे माइनस साइन क्या कर देंगे? इग्नोर, ठीक है। जो ही माइनस साइन इग्नोर कर देंगे आंसर क्या आ गया? 1.2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमारे पास आ गया 1.2। अब 1.2 क्या शो कर रहा है? डिमांड मोर चेंज देन प्राइस, ठीक है, कि डिमांड में जो चेंज आ रही है वो प्राइस के मुकाबले में ज्यादा आ रही है। तो इट इज सेकंड मेथड स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक में था। हमने जो कंप्यूट, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताया कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और हमने उसमें पढ़ा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस रेशो से चेंज आती है उसको मालूम करने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फिर उसको हमने कंप्यूट करने के लिए मेथड यूज किया परसेंटेज मेथड। उसको मैंने फर्दर दो मेथड से आपको पढ़ाया, एक इनिशियल वैल्यू के साथ और एक मिड पॉइंट के साथ। और मैंने आपको ये भी बताया कि ज्यादातर जो बेस्ट मेथड है परसेंटेज के अंदर वो आपका मिड पॉइंट मेथड है, जो भी अभी आपको मैंने बताया, और एक ही फार्मूला हमने यूज करके इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया। तो अब ये कैलकुलेशन हमारी जो है ना वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट होती है। स्टूडेंट्स मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे इसी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड कर्व या द वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व। के डिमांड कर्व कितनी तरह का बनता है उसको हम सीखेंगे। तो देयर आर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो 5 तरह के बनता है, हम उसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसका मतलब है इलास्टिसिटी इक्वल 0। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड या इलास्टिसिटी इक्वल्स 0 का क्या मतलब क्या है? इसका स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि अगर प्राइस चेंज हो और प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मैं दोबारा से आपको स्टूडेंट्स बताता हूं कि अगर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और उस दोनों की सूरत में डिमांड अनचेंज है, वो तब्दील नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि इट इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं और डायग्राम से भी दिखाता हूं। फार्मूला है जी, अभी हमने पढ़ा इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू डी और परसेंटेज डेल्टा पी, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा कि इसमें डिमांड चेंज नहीं होगी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिमांड 0 पे है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। और प्राइस में चेंज कोई भी नंबर लेंगे आप, कोई भी नंबर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब है कि परफेक्टली इनइलास्टिक में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। मैं आपको इसको डायग्राम में दिखाता हूं स्टूडेंट्स। प्राइस है आपके पास, डिमांड है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक डिमांड कर्व है जो वर्टिकल शेप के अंदर है, ठीक है। अब यहां पे कोई भी हम क्वांटिटी ले लेते हैं, फर्स्ट करें हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें आप, प्राइस चेंज हो रही है, चले P1 पे चल P2 P3 आपको नाम दे देते हैं, इंक्रीज भी हो रही डिक्रीज हो रही, लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही। तो अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई फर्क ना पड़े, वो अनचेंज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। और जिसमें हमारी इलास्टिसिटी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी 5 क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्टूडेंट्स एक मैंने आपको पढ़ा।
तो स्टूडेंट्स हमारा दूसरा मेथड है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी इक्वल्स इंफिनिटी। इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में चेंजेस ना हो लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, इतनी चेंज हो जाए कि आप उसको कैलकुलेट ना कर सके, ठीक है। ये पिछले वाला जो हमने पिछला मेथड पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये उसका उलट हो गया ना। तो मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। इसमें क्या होगा कि प्राइस जो है वो कोई भी आप एक वैल्यू ले लें वो सेम है, और लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं। इतनी चेंज हो रही है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आंसर इंफिनिटी ही आएगा। तो अगर मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाऊं तो प्राइस क्यूडी स्टूडेंट, जैसे ये देखिए आपके पास एक डिमांड कर्व है हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर। आप प्राइस कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल 4 रुपीस। अब प्राइस चेंज नहीं हो रही लेकिन डिमांड जो है वो कहां पे जाके खत्म होगी उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिमांड जो है ना इंफिनिटी शक्ल में चलेगी। तो हमने दूसरी क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी तो उसमें हमारी इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी, यानी प्राइस के चेंज ना होने से अगर डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है जी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अभी मैंने पीछे मेथड अभी आपको अप्लाई किया तो उसमें भी आंसर आएगा, उसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इलास्टिक डिमांड का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस के मुकाबले में डिमांड में चेंज ज्यादा रेशो से आए। स्टूडेंट्स ये याद रखना आपने कि अगर डिमांड में चेंजेस प्राइस के मुकाबले में ज्यादा आ रही हैं तो आप समझेंगे वो इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। जैसे कि देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाय डेल्टा चेंज इन पी, ठीक है। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज डेल्टा क्यूडी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन पी, ठीक है। कि जो प्राइस में चेंज आ रही है उसके मुकाबले में डिमांड में चेंजेस ज्यादा आ रही है। तो मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाता हूं स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास एक स्टीपर डिमांड कर्व है। हम एक डिमांड कर्व ले लेते हैं इस तरह से। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी प्राइस थी P1 और क्वांटिटी थी Q1। जो ही प्राइस डिक्रीज हुई P2 पे चली गई तो हमारी डिमांड बढ़ गई। लेकिन अगर आप देखें तो जो डिमांड में चेंज आ रही है वो प्राइस के मुकाबले में ज्यादा आ रही है। तो अगर डिमांड में प्राइस के मुकाबले में ज्यादा चेंज आए उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1। अब इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि जो प्राइस के मुकाबले में जो डिमांड में चेंज आ रही है वो कम आ रही है। ये इलास्टिक डिमांड का उलट हो गया, ठीक है। यानी प्राइस में चेंजेस ज्यादा आ रही है लेकिन उसकी वजह से डिमांड में चेंजेस कम आ रही है। तो अगर मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी, यानी क्या शो कर रहा है कि परसेंटेज डेल्टा क्यूडी इज लेस देन परसेंटेज डेल्टा पी, कि डिमांड में चेंज प्राइस के मुकाबले में कम आएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। एक हम डिमांड कर्व ले लेते हैं फ्लैटर शक्ल में। अज्यूम कर लेते हैं कि एक यहां पे हमारे पास P1 है, Q1 है, ठीक है। प्राइस में चेंज हो गई, प्राइस डिक्रीज होती है, P2 पे चली जाती है और डिमांड इंक्रीज होकर Q2 पे चली जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस के मुकाबले में डिमांड में चेंज कम हो रही है। तो
अगर प्राइस के मुकाबले में डिमांड में चेंज कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं जी, इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है जी यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर प्राइस और डिमांड में चेंज सेम रेशो से आए, यानी जिस रेशो से चेंज प्राइस में आ रही है अगर उसी रेशो से चेंज डिमांड में आ रही है, इक्वल चेंज आ रही है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये देखें जैसे कि इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यूटी डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज डेल्टा क्यूटी इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा पी, यानी अगर दोनों में चेंज इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं स्टूडेंट्स आपको, तो ये प्राइस है, क्यूटी, डिमांड कर्व ले लेते हैं, एक पॉइंट हम शो करते हैं, अज्यूम करते हैं कि प्राइस हमारी P1 है, Q1 है, प्राइस डिक्रीज हो गई, P1 से P2 पे चली जाती है, डिमांड बढ़ जाती है Q1 से Q2 पे। अगर आप देखें तो जितनी चेंज प्राइस में आ रही है उतनी ही चेंज डिमांड में आ रही है। तो अगर दोनों में चेंज सेम आ जाए तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं जी, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड कर्व पढ़ाया है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमारा जो क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड कर्व, जिसको हमने वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व भी कहा था, और मैंने कहा था कि इसकी 5 क्लासिफिकेशन होती है, तो मैंने पांचों आपके साथ डिस्कस की हैं। तो एट द एंड मैं स्टूडेंट्स आपको एक ही डायग्राम में पांचों को बना के दिखाता हूं, ताकि आप भी घर में चाहें तो आप एक ही डायग्राम में पांचों को बना सकते हैं। तो मैं आपको एक ही डायग्राम में स्टूडेंट्स पांचों बना के दिखाता हूं। तो ये ओरिजिन है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हमें आइडिया हो गया ये प्राइस है, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांड है हमारे पास। तो 5 क्लासिफिकेशन में पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हमने कौन सी पढ़ी थी? पहले नंबर पे हमने पढ़ी थी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने एक वर्टिकल डिमांड कर्व बनाया था, यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए मैं आपको एक वर्टिकल बना के दिखाता हूं। तो ये हमारे पास एक डिमांड कर्व आ गया एक वर्टिकल शेप के अंदर, यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी जो हमारी है वो इंफिनिटी हो जाती है, इज इक्वल टू इंफिनिटी, कि जिसमें इलास्टिसिटी हमारी डिमांड इतनी चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे मैंने आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ाया। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आ गई। चौथे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया इन इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1, कि प्राइस के मुकाबले में डिमांड में कम चेंज आए। और पांचवें और आखिरी नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स यूनिटरी इलास्टिक, यानी प्राइस एंड डिमांड चेंज विद द सेम रेशियो। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1। तो मैंने 5 तरह का डिमांड कर्व आपको बना के सिखाया था स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, दूसरे नंबर पे मैंने आपको सिखाया इलास्टिसिटी इक्वल्स इंफिनिटी, तीसरे नंबर पे मैंने आपको सिखाया था इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, चौथे नंबर पे मैंने आपको सिखाया इलास्टिसिटी लेस देन 1, और पांचवें नंबर पे मैंने आपको सिखाया था इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक है, ये वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।